That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, कांग्रेस बोली चुनाव खत्म, अब वसूली शुरू। नीट अगले साल से होगी ऑनलाइन, इस साल रद्द हुई परीक्षा अब 21 जून को। और धार भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश किया खारिज। और अब खबरें विस्तार से। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। नए दाम 15 मई से लागू हो गए। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने से उन पर भारी दबाव था। सरकार के मुताबिक कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और अब वही होता दिखाई दे रहा है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी बताया है। बढ़ेंगे लेकिन तो देखिए, राहुल जी ने बंगाल चुनाव के पहले कह दिया था चुनाव के बाद कि चुनाव समाप्त होते ही कीमतें बढ़ेगी, तो कीमतें बढ़ गई हैं। फिर मोदी जी ने जो आह्वान किया पब्लिक का 7 तरह के बचाव करने का, बचत करने का, और उन्होंने कुछ सिंबॉलिक किया भी है, तो उससे भी लोग समझ गए कि अभी कीमतें बढ़ने वाली है और बढ़ी गई आखिर के अंदर। अल्टीमेटली भार जनता पे ही डाला जा रहा है, जबकि इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी पहले से। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, जब 115-120 डॉलर प्रति बैरल भाव बढ़ गए थे क्रूड ऑयल के, तब भी इतनी कीमतें नहीं थी। और मोदी जी उस वक्त में भी बहुत ही चिल्ला रहे थे इन बातों को लेके, महंगाई को लेके। खुद सत्ता में आए तो धीरे धीरे $60 प्रति बैरल तक कीमतें आ गई थी। तब भी उसके बाद में भी उन्होंने कीमतें कम नहीं की, वो कीमतें बनी रही। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि एक तरफ दुनिया के देश अपनी जनता को पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को लेकर राहत दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भारत की जनता पर महंगाई का चाबुक चला रही है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि इस सरकार को लोक संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है, इसका कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमने तो सदन चलने के दौरान कहा था, अपना आर्काइव देखिएगा, तब कहते थे कि पैनिक करवा रहे हैं ये लोग। आज कौन पैनिक कर रहा है? आज कौन बता रहा है तेल कम खाओ? मैंने तो लिखा थोड़े विनोद के तरीके से कि प्रधानमंत्री जी को एक रोजगार सृजन का भी अवसर है। वो तेल निरीक्षक दस्ता बना दें मोहल्ले मोहल्ले में, जो कि जाके घरों में तेल देखे कि खाने में कितना। देशभक्ति के हिसाब से तेल है या देशभक्ति डाइल्यूट हो रही है तेल में? क्या बात है? जो सबसे बड़ा आहत वर्ग है। नीट यूजी 2026 से पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन मोड से कराई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि 3 मई को हुई परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी गलत उम्मीदवार का चयन हो, इसलिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। अब नीट यूजी का री एग्जाम 21 जून को होगा। छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और वे अपनी पसंद का सेंटर भी चुन सकेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीट परीक्षा में लगातार गड़बड़ियों पर केंद्र सरकार को घेरा है। लखीमपुर खीरी में 22 साल के नीट उम्मीदवार ऋतिक मिश्रा की कथित आत्महत्या पर दुख जताते हुए प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बार बार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से छात्रों पर भारी मानसिक दबाव पड़ रहा है। यह बेहद दर्दनाक घटना है और युवाओं की जान ले रही
परीक्षाओं में भ्रष्टाचार कब तक चलेगा। ऋतिक ने 3 मई को परीक्षा दी थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। प्रियंका ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 2024, 25 और 2026 तीनों साल पेपर लीक हुआ। पिछली बार फायदा उठाने वाले लोग ही इस बार भी शामिल थे। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि सीबीआई को 24, 25 और 26 तीनों सालों की पूरी जांच करनी चाहिए और एनपीए को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ऑनलाइन परीक्षा के सुझाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि उनका मानेसर कांड वाला रिकॉर्ड देखते हुए भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित गौशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपी है। साथ ही हिंदू पक्ष को यहां पूजा अर्चना का अधिकार भी दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। फैसले के बाद इंदौर और धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार होने और जुमे की नमाज के चलते प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरती है। यह पूरा मामला 2022 में दायर याचिका से शुरू हुआ था। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए सरकार को धार में एक वैकल्पिक भूमि देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या पागचे की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर 2 महीने के भीतर नए सिरे से सुनवाई कर फैसला सुनाए और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश से प्रभावित न हो। यह मामला 2017 में तब सामने आया जब उन्नाव की एक नाबालिग ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पॉक्सो मामले में अदालत द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन किया। हाईकोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी को अर्जी वापस लेने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के फाइटर जेट ने उनके विमान को एस्कॉर्ट भी किया। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, रक्षा सहयोग और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और शिप रिपेयर क्लस्टर सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही यूएई ने भारत में करीब $5 अरब के निवेश का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और यूएई की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले समय में यह सहयोग और भी विस्तार लेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इस बार साझा बयान के बिना खत्म हुई। इसकी वजह ईरान और इजराइल से जुड़े मुद्दे पर बना मतभेद रहा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा को बयान में शामिल करने की मांग की, लेकिन भारत समेत कई देश इस पर सहमत नहीं हुए। भारत ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों के साथ संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। इसी असहमति के चलते केवल आउटकम स्टेटमेंट जारी किया गया। समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही की वकालत की। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ हुई बातचीत में क्षेत्रीय तनाव कम करने और बातचीत से समाधान निकालने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही उन सभी देशों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस हमले की निंदा की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए संपत्ति के अनुपातहीन मामले की शिकायत पर सीबीआई और ईडी से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों एजेंसियों को शिकायत की जांच करने और 8 हफ्तों में अपनी स्थिति बताने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी और उनके परिवार के पास उनकी आय के स्रोतों से ज्यादा संपत्ति है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।